हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर बात करेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में आज हम लोग का लास्ट क्लास होगा रिफाइनिंग। देखिए वो चैप्टर 6 में क्या क्या पढ़े। चैप्टर 6 में जो है मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है हम लोग को। तो मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस ओर को निकालेंगे, और जहाँ पे वैसा मिनरल जहाँ पे हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल हो, उस ओर से उस ओर को निकालेंगे। उस ओर को क्या करेंगे, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद उसमें अगर कोई इम्प्यूरिटीज हो तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, उसके लिए कई सारा प्रोसेस किए हैं। जब हम उस ओर से इम्प्यूरिटीज हटा लिए तो फिर क्या करेंगे, ओर से मेटल निकालने की कोशिश करेंगे। मेटल डायरेक्ट नहीं निकाला जाता है। मेटल निकालने के लिए भी दो प्रोसेस है। पहला, उस ओर को ऑक्साइड में बदलेंगे। उस ओर को किस में बदलेंगे, ऑक्साइड में। जब हमारा ओर को ऑक्साइड में बदलेंगे तब फिर इसके बाद उस ऑक्साइड से फिर मेटल निकालेंगे। और सबको स्टेप बाय स्टेप हर एक लेक्चर में हमने समझाया है। अब देखिए, अब क्या है यहाँ पर कि जो हमारा मेटल जो निकला उसमें भी कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाता है। मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट किए उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज रह ही जाता है। उस इम्प्यूरिटीज को, उस मेटल को क्रूड मेटल कहेंगे। अगर आपसे बोलेगा क्रूड मेटल क्या है, कि जो मेटल एक्सट्रैक्टेड है उस एक्सट्रैक्टेड मेटल में जो इम्प्यूरिटीज रह जाता है, उसमें जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट, इम्प्यूरिटी वाला मेटल को जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है जिसमें इम्प्यूरिटीज हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्रूड मेटल। अब इस क्रूड मेटल से हमको मेटल निकालना है, यानी इसमें से जो इम्प्यूरिटीज है उसको हटाना है। यानी कि देखिए, मेटल एक्सट्रैक्टेड कंटेन सम इम्प्यूरिटीज नोन एज क्रूड मेटल। अब हम कैसे हटाएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि मेटल का नेचर कैसा है। हर मेटल को अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है ना। अब हर मेटल का अलग अलग तरीका है। जैसे पहला तरीका है लिक्विडेशन, दूसरा है डिस्टिलेशन, तीसरा है पोलिंग, चौथा है कंप्लेशन, पांचवा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग। यानी कि इतना सारा प्रोसेस है, इन प्रोसेस को अलग अलग करना है। अब ये डिपेंड करता है कि कैसा मेटल है। जैसा मेटल होगा वैसा ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। किस तरह का इम्प्यूरिटीज है ये भी ध्यान रखना है। तो हम लोग पहला बात करें लिक्वेशन की। तो सबसे पहले हम लिक्वेशन की बात करेंगे कि लिक्वेशन कहाँ मिलेगा। तो लिक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना है। लिक्वेशन वैसे देखिए, लिक्वेशन का मतलब लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे लिक्वेशन, ये शब्द जो बना है लिक्विड से बना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिक्वेशन जो है वो कैसे मेटल के लिए है। तो बाबू, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको हम लिक्वेशन से प्यूरिफाई करेंगे। इसमें करेंगे क्या चीज कि देखिए, एक इस तरह का चूल्हा बनाएंगे। देखिए जो स्लोप है यहाँ पे। अब हम इस चूल्हा में, जो चूल्हा में है फर्नेस जो है, यहाँ पे भट्ठी लगा देंगे। अब जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे इम्प्योर मेटल होगा। देखिए क्या है, इसमें समझिए, यहाँ पे इम्प्योर मेटल रखिए, नीचे से गर्म करना शुरू, हीट करना शुरू। अब बताओ हम क्या करेंगे, वैसे मेटल के लिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है, और इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा आप बताओ। मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मेटल का कम है, और इम्प्यूरिटीज का बहुत ज्यादा है, तो जिसका कम होता है वो मेल्ट कर जाएगा। अब ये मेल्ट कर गया, यहाँ से मेटल मेल्ट कर गया, इम्प्यूरिटीज यहीं पे रह गया। अब ये मेटल मेल्ट करेगा और यहाँ पे ढलकाव है, स्लोप है, यानी कि ढलान है, तो क्या होगा, मेटल यहाँ से पिघल करके नीचे बहना शुरू करेगा। और नीचे बह करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्योर मेटल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, प्योर मेटल हो जाएगा। यानी कि क्या करना है, ये ऐसे प्रोसेस के लिए है जिसका ऐसे मेटल के लिए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो सर क्या करेंगे, हम लोग इम्प्योर मेटल लेंगे, उसको ढलकाऊ चूल्हा वाला रिवर्बरेटरी फर्नेस में रख देंगे। अब इसको रख देने से क्या होगा, गर्म करना शुरू करेंगे। जैसे गर्म करें मेटल, सर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, हमने हाँ बाबू मेल्टिंग पॉइंट कम है तो सर जो तो गलेगा, पिघल जाएगा, हम बोले गल जाएगा, हम बोले गल जाएगा, तो सर गल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, हम बोले हाँ बाबा लिक्विड, इसलिए तो लिक्विड नाम पड़ा। सर लिक्विड है तो फिर क्या होगा, हम बोले गलेगा, ढलकाऊ है तो ढरक जाएगा, और ढरक करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, प्योर मेटल हो गया। देखिए इसी चीज को हमने नोट कर लिया। अब इसमें ध्यान सुनो, ये किसके लिए है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो सर कौन कौन है, तो बोलेंगे बिस्मिल्लाह हज करो, नहीं सुनो प्रभु, बिस्मिल्लाह हज सुनो प्रभु, यानी बिस्मिल्लाह हज सुनो प्रभु। यानी कि इसका ट्रिक होगा, ये बिस्मत के लिए होगा, एचजी के लिए, मरकरी के लिए होगा, सुनो यानी टीम के लिए होगा, और पीवी के लिए होगा। एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है मेंस में कि 4 ऑप्शन दिया हुआ था और उसमें पीवी भी एक ऑप्शन था, और पूछा हुआ था बताइए कि इनमें से कौन है ऐसा जिसका प्यूरिफाई लिक्विडेशन के द्वारा किया सकता है। उसमें ऑप्शन क्या डालते हैं, पीवी। तो देखिए यहाँ पे दोज मेटल आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड विच हैड लो मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल बिस्मत, Hg, Sn और पीवी। क्या है बाबू, बिस्मिल्लाह हज सुनो प्रभु। अब देखो, इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन स्लोपिंग हर्थ ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस। अब रिवर्बरेटरी फर्नेस का स्लोपिंग हर्थ पे यानी कि ढलकाऊ चूल्हा पे रखेंगे। इट इज हीटेड, इसको गर्म करेंगे। अब मेटल गेट मेल्ट, मेटल यहाँ पे गेट मेल्ट कर जाएगा एंड फ्लो डाउन, नीचे बह जाएगा, लिविंग बिहाइंड इम्प्यूरिटी, यहाँ पे इम्प्यूरिटी को छोड़। तो इसमें हमको याद क्या रखना है बाबू, लिक्विडेशन जो प्यूरिफाई करना है, इसमें क्या याद रखेंगे कि मेटल के लिए है, वैसे मेटल के लिए है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में स्लोपिंग हर्थ वाला, ढलवा चूल्हा वाला रिवर्बरेटरी फर्नेस में उसको गर्म करेंगे। मेटल क्या कर जाएगा, पिघल जाएगा और नीचे ढला के आ जाएगा और इम्प्यूरिटी यहीं पे रह जाएगा। तो हम तो समझते बहुत ही सरल है, सिंपल है, आप इसे नोट कर लो। तो हम लोग बात करेंगे डिस्टिलेशन का, तो पहले से आप पूरा नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हम लोग दूसरा रिफाइनिंग किया जाए, डिस्टिलेशन। डिस्टिल्ड करना है यानी कि भाप बनाना है, वेपर बनाना है, उस वेपर को ठंडा कर देना है, बस। सर वेपर बनाना है, वेपर मतलब नहीं समझे, हम बोलेंगे बाप ऐसा मेटल का इसमें प्यूरिफाई करेंगे जिसमें मेटल जो इजिली बॉइल करता हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। अब बताओ बाबू, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या करेगा, वो आसानी से वेपर बनेगा। हमने हाँ सर वेपर बनेगा, इम्प्यूरिटीज को छोड़ देगा, वो वेपर बन जाएगा। वेपर को इकट्ठा कर लो, वेपर को ठंडा कर दो। यानी कि देखिए बात को ऐसे समझा जाए कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे इम्प्योर मेटल रखा है, इम्प्योर मेटल रखा हमने। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे गर्म करना शुरू किया, हीट देना शुरू किया। अब ये इसको ऐसे करके इकट्ठा कर लिया, ऐसे कर लिया। अब हम इसको इकट्ठा कर यहाँ पे कूल करना है। देखिए क्या किया हमने कि यहाँ पे इम्प्योर मेटल रखा। अब इम्प्योर मेटल रखा बाबू, तो हमने क्या समझा है कि यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, तो ठीक है। अब इसको हमने गर्म करना शुरू किया। इसमें मेन एम क्या है कि बाबू, इसका मेन एम यही है कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल का कम होना चाहिए, इम्प्यूरिटीज का ज़्यादा होना चाहिए। अब जैसे गर्म करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, तो बॉइल करने लगेगा। बॉइल करने यानी कि इम्प्यूरिटीज को छोड़ करके भाप बन जाएगा। अब भाप बनेगा तो इधर से भाप आएगा, वेपर स्टीम आएगा, उसका वेपर आएगा, इस वेपर इधर से इधर जाएगा। हम यहाँ पे फुल करके यहाँ पे प्योर मेटल कर लिए।
आसान सा चीज तो है, इतना आसान सा चीज है। अरे हाँ सर, वेपर इम्प्योरिटी सर, इम्प्योरिटी बाबू ये रह जाएगा, क्या है सर, वो बॉइलिंग नहीं करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, वो उस टेम्परेचर पे केवल मेटल बॉइल करेगा और वेपर बनाएगा, और इम्प्योरिटी यही का यही रह जाएगा। अब वेपर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, हम देखिए सेम चीज़ें आप लीजिए, those metal are purified by this method which है low melting point, जिसका melting point क्या है, कम है, जिसका melting point कम होगा, सॉरी यहाँ पे लो बॉइलिंग पॉइंट करना होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल इवापोरेट इजीली, एकदम बॉइलिंग पॉइंट लो है तो इवापोरेट कर देगा। लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज को यहाँ पे छोड़ करके हर चीज को हम तो लैंग्वेज में लिख देते हैं कि आपको समझ में भी आ जाए। लेकिन देखिए बाबू, बार बार हम बोलते हैं कि कोई भी एक बार समझ लेगा तो वो ऐसा नहीं है, दुनिया का हर आदमी भूलता है, दुनिया का हर आदमी भूलता है। हाँ, समझाने से ये होता है कि याद करने का में आसानी हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो क्या है अब इससे, और हाँ आपको नोट बनाना होगा, और नोट बना करके बार बार इसको रिवीजन करना होगा, बार बार करना होगा। अब उसके लिए क्या करें आप कि देखिए हम इसका पीडीएफ का लिंक दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दे दिए, लिंक से आप इसका पूरा पीडीएफ निकाल लीजिए उस लिंक से, और लिंक जब आपको मिल जाता है तो लिंक से पीडीएफ निकाल करके आप आसानी से इसको नोट कर लें, और पहले नोट कर लें, तब इसके बाद वीडियो देखिए, सामने एकदम सब कुछ रहेगा, एकदम आसानी से सब कुछ समझ लीजिए। तो बाबू मिर्च का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये बॉइल करेगा, और बॉइल करेगा तो इधर आएगा बॉइल वेपर बन करके, यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल इजीली इवापोरेट लिविंग बिहाइंड इम्प्योरिटीज। अब यहाँ पे वेपर को क्या करेंगे, वेपर इज कलेक्टेड, यहाँ पे वेपर को इकट्ठा कर लेंगे इन रिसीवर, ये रिसीवर में, एंड अपन कूलिंग दे गिव प्योर मेटल, कूलिंग करने पे प्योर मेटल दे देते हैं। अब सर कैसे कौन सा मेटल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कम है, हमने जंकड़ होगा बाबू, जंकड़ होगा, जिसको बोलते हो जंकड़ होगा, जोधा हो सब, तो जंकड़ होगा तो कैसे होगा, ZnCd एंड Xg, जंकड़ होगा। यानी कि हम बोले ऐसा डिस्टिलेशन से किस मेटल का प्यूरिफाई करेंगे, अगर ऑप्शन में आएगा तो हम सीधे देखेंगे ओ जंकड़ होगा। लिक्वेशन सुनो, सॉरी बिस्मिल्लाह हज सुनो प्रभु, लिक्वेशन हो गया, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा। जंकड़ होगा तो डिस्टिलेशन होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही कम है, तो आसानी से बॉइल कर जाता है, और इम्प्योरिटीज को छोड़ करके भाप बन जाता है, भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर लेते हैं। तो हम तो समझते बाबू, इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखो तीसरा बात किया जाए पोलिंग का, ये पोलिंग जो शब्द बना है, पोलिंग जो शब्द बना है हमको तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि पोल से बना है। पोल का मतलब क्या होता है, डंडा, पोल, इलेक्ट्रिक पोल, रोला। तो क्या होता है सर, पोल में क्या हुआ, हमने बात किया। सबसे पहले ये जानना कि कैसे मेटल के लिए, कैसे के लिए ऑक्साइड, कैसे के लिए इस पोलिंग का यूज करेंगे और कब करेंगे पोलिंग का यूज। तो देखिए, जब अगर मेटल में उसी का ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के रूप में, मेटल में उसी मेटल का ऑक्साइड इम्प्योरिटीज हो, जैसे कॉपर में CO2 हो, SnO2 हो, यानी उसी का खानदान कोई बात बेटा बेटी क्या हो, इम्प्योरिटीज हो। अब भैया, अब हम क्या काम करो, इस ऑक्सीजन को हटा दो तो कॉपर शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया, इस ऑक्सीजन को हटा दो तो कैसे प्यूरिफाई हो गया कि नहीं हो गया। ओ सर इतना आसान है। हम बोले हाँ रे बाबू, कि यही मेथड में उसी का ऑक्साइड रखते हैं, उसी का ऑक्साइड अगर इम्प्योरिटीज के रूप में होगा तो पोलिंग करेंगे। तो सर पोलिंग में होता क्या है, हम बोलेंगे क्या कि एक बड़ा ऐसा कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में क्या करेंगे, मेटल को पिघला देंगे। क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में मेटल को पिघला देंगे, जो इम्प्योर क्रूड मेटल है जिसको बोलते हो आप, नहीं। अब उस मेटल को पिघलाने के बाद एक
लंबा हरियर डंडा लेंगे, हरा डंडा लेंगे, पेड़ का एक हरा पोल लेंगे। अब पोल लेकर के इसमें डुबा देंगे और डुबा के गोल गोल घुमाएंगे। क्या किए बाबू, सबसे पहले ये बताइए क्या किया हमने। एक इसके लिए लागू होता है, तो अगर वैसे मेटल के लिए लागू होता है जिसमें उसी का ऑक्साइड इंप्रोड्यूस हो, उसी का ऑक्साइड क्या हो, इंप्रोड्यूस हो। क्या बोले बाबू कि वैसे मेटल लेंगे जिसमें उसी का ऑक्साइड क्या हो, इंप्रोड्यूस हो। सर समझ में नहीं है, हम बोले बाबू कॉपर है, कॉपर मेटल है और उसी का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड इंप्रोड्यूस हो, ये इंप्रोड्यूस हो। सर तीन है SnO2 कैसे राइट इंप्रोड्यूस हो। सर ऐसा आपने, हाँ बाबू टीन में ही उसी का ऑक्साइड इंप्रोड्यूस हो, कॉपर में ही उसी का ऑक्साइड इंप्रोड्यूस हो। सर क्या करेंगे, हम बोले कुछ नहीं करेंगे बाबू, ये मेटल को यहाँ ले लेंगे कंटेनर में, मेटल को क्या करेंगे कंटेनर में ले लेंगे और कंटेनर में इसको पिघला देंगे। कंटेनर में क्या कर देंगे, पिघला देंगे। अब पिघलाने के बाद एक हरा डंडा लेंगे, लकड़ी का हरा पेड़ का डंडा लेंगे, अब इसको डाल के हिलाएंगे। सर हिलाने से क्या होगा, हम बोले बोले बाबा लकड़ी में जब हरा डंडा है उसमें गैसेस हाइड्रोकार्बन होता है, जैसे मीथेन इथेन वगैरह। अब गर्म कर रहे हैं, गर्म किए हैं बाबू, हिला रहे हैं, तो इसमें से मीथेन वगैरह निकलेगा, इथेन निकलेगा। अब वो मीथेन इथेन क्या करेगा, आपको तो मालूम है कि मीथेन और इथेन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है। तो फट से क्या करेगा, ये मीथेन मान लो निकला, ये कॉपर ऑक्साइड जो इंप्रोड्यूस है इसका ऑक्सीजन को ले लिया, इसका ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ले लिया। अब जैसे इसका ऑक्सीजन को ले लिया तो खाली छूछे CO बच, अब ये CO प्योर हो गया। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन को लिया तो कार्बन CO2 बना दिया और हाइड्रोजन H2 बना दिया, और हमारा H2 और CO2 वेपर बन के उड़ गया और हमारा शुद्ध मेटल बच गया। यानी कि कार्बन क्या होगा, इस ऑक्सीजन को लेने वाला है, इसलिए गैसेस हाइड्रोकार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी गैसेस हाइड्रोकार्बन को क्या किए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किए। बोलिए बाबू क्या किए अभी तक। ये किसके लिए लागू होता है, तो वैसे मेटल के लिए लागू होगा जिसमें उसी का इंप्रोड्यूस जो होगा, उसी का इंप्रोड्यूस, उसी का ऑक्साइड जो होगा इंप्रोड्यूस के रूप में होगा। हाँ ठीक है। फिर करेंगे क्या कि एक बड़ा कंटेनर लेंगे, उसमें मेटल को क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को पिघला देंगे, गला देंगे। गलाने के बाद फिर क्या करेंगे बाबू, एक हरियर लंबा डंडा लेंगे और डंडा लेके इसमें हिलाएंगे। सर हिलाने से क्या होगा, हिलाओगे तो क्या होगा, हम हिलाएंगे तो क्या होगा, हिलाने से क्या होगा कि जब हिलाएंगे तो ये डंडा से हाइड्रोकार्बन निकलेगा। हम ले हाँ, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, इस ऑक्साइड का ऑक्सीजन को ले लेगा और ये हाइड्रोकार्बन में कार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन यानी हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। तो कार्बन जो हुआ उस ऑक्सीजन को लेकर CO2 बना दिया और जो हाइड्रोजन जो है वो H2 बना दिया, दोनों वेपर बन के गैस बन के ऊपर उड़ गया, केवल मेटल बच गया। इसी चीज को हमने यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। देखिए सर्टेन मेटल कंटेनिंग द impurity of their own oxide। हाँ बाबू, सर्टेन मेटल कंटेनिंग द impurities of their own oxide, उसी का ऑक्साइड impurities के रूप में कैन बी मेड फ्री फ्रॉम देम, उसको फ्री फ्रॉम देम, उसको उससे अलग कर सकते हैं बाय द पोलिंग, इस पोलिंग के द्वारा। और उसमें क्या करते हैं, क्रूड मेटल इज मेल्ट इन ए बिग कंटेनर, एक बर्तन में हम उसको पिघला देते हैं। इट इज स्टार्ड, स्टार्ड में हिलाएंगे विथ ग्रीन पोल ऑफ वुड, लकड़ी का हरा डंडा से। गैसेस हाइड्रोकार्बन रिड्यूस, गैसेस हाइड्रोकार्बन रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा। द ऑक्साइड ऑफ मेटल टू प्योर स्टेट बाय टेकिंग ऑक्सीजन। बस सिंपल सा चीज है जो हमने बोला उसको हमने यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में लिख दिया कि आप इसे बार बार पढ़िए और बार बार पढ़ करके आप इसे नोट कर लीजिए और नोट करके आप इसे बार बार पढ़िए जिससे कि हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो आप इसे बार बार पढ़े नोट करें। अब देखो बच्चों, अगला है कॉपुलेशन का। ये देखिए कॉपुलेशन भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है ये। अब इसमें इसके बारे में थोड़ा सा देखना है। अब इसमें क्या देखना है समझिए थोड़ा सा। कि कॉपुलेशन क्या है कि बाबू रे इसमें नोबल मेटल के है, नोबल मेटल जैसे AgA, अरे गहना के लिए है बाबू, गहना समझते हो ना, हाँ गहना के लिए है ये।
अब गहना का मतलब तुम उल्टा उसका मत समझ लेना। देखिए गहना क्या है, ये गहना में अगर ये गहना वाला मेटल है, इस गहना वाला मेटल में अगर दूसरा भी कोई मेटल होगा तो उसको प्यूरिफाई कैलकुलेशन द्वारा करेंगे। गहना वाला मेटल में अगर दूसरा कोई मेटल इम्प्रेस के रूप में होगा तो उसको कैलकुलेशन से करेंगे। सर इसमें करते क्या है, हम बोलेंगे एक क्या होता है, क्यूपिल होता है जो नाव का आकार का सीमेंट का या सीमेंट से बना होता है या फिर बोन एस से बना होता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं बाबू, इसमें क्यूपिल में एक बोले बाबू नाव का आकार का एक सीमेंट से बना हुआ कंटेनर होता है, उसमें हम उस इम्प्योर मेटल को रख देंगे जिसमें कि Ag और Au हो और साथ में दूसरा कोई मेटल हो इम्प्योरिटीज के रूप में। जैसे Ag मेटल है उसके साथ हमारा Pb है, Pb इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी। हमारे Ag मेटल में Pb है। हम लोग सब करेंगे क्या, हम लोग यार कुछ करेंगे थोड़ी, अब इसमें ऑक्सीजन डालेंगे। सर ऑक्सीजन डालेंगे तो क्या होगा, हम बोले Eb ऑक्साइड बनेगा और Ab ऑक्साइड बनेगा। हम बोले हाँ सर Ab ऑक्साइड बनेगा, Ab ऑक्साइड बनेगा। हमने हाँ बाबू जब दोनों का ऑक्साइड बनेगा। सर लेकिन आप तो पढ़ाए हैं कि Ag2 जो है वो थर्मली अनस्टेबल होता है, वो हीट देने से वो टूट जाता है अपने आप। हम बोले हाँ बाबू ऑक्साइड बनेगा जरूर और वो टूट करके फिर से Ag दे देगा और ऑक्सीजन दे देगा। और जबकि PbO जो एक बार बेटा बन गया तो PbO बन करके बाहर निकल जाएगा, हमारा सिल्वर जो है प्योर सिल्वर मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग समझ में आया। देखिए कि अगर बुक पढ़िएगा तो सीधे कहेगा कि बाबू कि यहाँ पे जो दूसरा मेटल है वो ऑक्साइड बन के हट जाता है, तो ऑक्साइड बन के हट के ना गया, हम कहेंगे Ag2 तो बना। अब ये Ag2 को जैसे तो हीट कर ही रहे हैं, तो हीट करते जैसे कि हीट करते हैं ये बना और टूट जाता है Ag और O2 में हाई टेम्परेचर पे। तो ये केवल हमारा प्योर मेटल Ag के रूप में रह गया और हमारा PbO बन करके हट गया। यानी इसमें सर करेंगे क्या, हम बोलेंगे इस कैलकुलेशन का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा Ag और Au में कोई अन्य मेटल जो हो वो इम्प्योरिटीज के रूप में हो। तो उसमें करेंगे क्या कि उस इम्प्योर मेटल को एक कुपेल में डालेंगे जो नाव का आकार का होता है और जो सीमेंट या बोन एस से बना होता है। उसमें हवा का झोंका डालेंगे, हवा डालेंगे तो हवा डालेंगे तो क्या होगा कि दोनों जो है वो कन्वर्ट टू वोलेटाइल ऑक्साइड में दोनों कन्वर्ट हो। लेकिन जो सिल्वर है वो तो सर हाई टेम्परेचर पे टूट जाता है, ऑक्साइड बनेगा और टूट जाएगा Ag और O2 में, जबकि वोलेटाइल बन के उड़ जाएगा। देखिए इसी चीज को हम लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, when noble metal Ag और Au contain impurity of other metal the compression is used। समझ में नहीं आया, कॉम्प्रेशन कब यूज करेंगे, जब नोबल मेटल में कोई दूसरा मेटल इम्प्योरिटीज के रूप में, बस इसी को ध्यान रखना है। जब नोबल मेटल में दूसरा कोई मेटल इम्प्योरिटीज के रूप में हो तो हम लोग कंप्रेशन यूज करेंगे। इसमें ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज ब्लोन इन द कॉपेल में ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर डालेंगे तो जिसके चलते क्या होगा, इम्प्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल ऑक्साइड, इम्प्योरिटीज इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वोलेटाइल ऑक्साइड में व्हिच एस्केप आउट लिविंग बिहाइंड प्योर मेटल। जो एस्केप आउट हो जाएगा वास्तव में क्या होता है कि Eb ऑक्साइड बनेगा, लेकिन ऑक्साइड बनेगा लेकिन तो जानते हैं कि थर्मली अनस्टेबल होता है, फट फूट जाता है, तो Ag को छोड़ देते हैं, Pb बन के बाहर हो जाता है। तो हम समझते हैं कि आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखो बाबू, अब हम लोग अगला टॉपिक किया जाए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो का मतलब होता है दो शब्द से बनाई गई, इलेक्ट्रो और रिफाइनिंग, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी से बना है और रिफाइनिंग से यानी कि अब हमको इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको रिफाइन करना है, प्यूरिफाई करना है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर इसको प्यूरिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या क्या है, इस मेथड से किसका हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। देखिए कॉपर का, Ag का, जिंक का, निकेल का आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड। यानी अगर पूछा जाए कि कॉपर, Ag ऐसे चार ऑप्शन दे देगा और भी बहुत सारा मेटल दे देगा, बोलेगा दे आर प्यूरिफाइड बाय, और चार ऑप्शन दे देगा, बहुत सारा ऑप्शन मिल सकता है इसमें। तो बोलेंगे क्या चीज कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ये प्यूरिफाई किया जाता है। सर इस मेथड में करते क्या है, इस मेथड में सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे। जब ये कंटेनर ले लेते हैं,
जब एक कंटेनर ले लेते हैं तो इस कंटेनर में क्या करेंगे कि एक रड डालेंगे। किसका रड डालेंगे? तो जो इम्प्योर मेटल है जिसका हमको प्यूरिफाई करना है, जिस मेटल का प्यूरिफाई करना है उसका हम रड डालेंगे, यानी कि हम इसको कहते हैं इम्प्योर मेटल। ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर। अगर हम बोले तो इम्प्योर कॉपर का ही ले लिया जाए, कॉपर ही ले लिया जाए, इम्प्योर कॉपर। अब इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और रड लेंगे, उसमें वो जिस मेटल का यहां पे लेंगे उसी का प्योर स्टेट ले लेंगे, यानी कि प्योर कॉपर। प्योर कॉपर ले लिया जाए। अब इम्प्योर कॉपर और प्योर कॉपर ले लेते हैं। अब हमको अब इसको क्या करना है, आप बताइए। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको प्यूरिफाई करना है। तो आप बताओ, क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे? हम देंगे, और डीसी करंट देंगे, बैटरी वाला देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब जो बैटरी से जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसको एनोड बोलते हैं, और जो निगेटिव पार्ट होता है उसको क्या करते हैं? कैथोड बोलते हैं। यानी कि एनोड जो होगा वो इम्प्योर कॉपर का होगा, यानी कि इम्प्योर मेटल होगा। अगर सिल्वर है तो इम्प्योर सिल्वर होगा, और कैथोड क्या होगा? प्योर सिल्वर। अब देखिए यहां पे क्या है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। अच्छा हाँ, इसको इलेक्ट्रोलाइट में डुबाना भी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में डुबाएंगे तो देखिए इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ सेम मेटल, यानी अगर कॉपर का मेटल लिए हैं तो उसी का साल्ट लेना होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट। यानी क्या क्या तीन चीज तो दिमाग में बैठाना है बाबू। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो तीन चीज, एक एनोड होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए बाबू? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एनोड जो मेटल लेंगे जिसका प्यूरिफाई करना है उसी का प्योर मेटल लेना होगा कैथोड के रूप में, और उसी का साल्ट लेना होगा। अगर पीबी लेते हैं, सॉरी ये अगर एजी लेते हैं तो एजी लेना होगा, यहाँ पे प्योर एजी, और यहाँ पे AgNO3 ले सकते हैं उसका साल्ट। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट डालेंगे। अब हम जैसे करंट डालते हैं तो क्या होगा? यहां पर जैसे करंट डालेंगे तो यहां से कॉपर ऑक्सीडेशन होना लगेगा, यानी कि यहां से जो कॉपर मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu+2 के रूप में सॉल्यूशन में चलाएगा। यानी कि यहां पे देखिए जैसे करंट पास करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, यहां का कॉपर लूज करके Cu+2 के रूप में कहां चलाएगा? सॉल्यूशन में। अब जैसे ही सॉल्यूशन में आया तो यहाँ पे तो करंट है, ये Cu+2 क्या करेगा, इस कॉपर को यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu, यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu के रूप में जमा होंगे। अब जिसके चलते ये कॉपर क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा, और ये बेचारा गलता जाएगा, और गल करके धीरे धीरे पतला होता जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो इम्प्यूरिटी रहेगा उसको हम एनोड मड कहेंगे। इम्प्यूरिटी जो होगा उस इम्प्यूरिटी को क्या कहेंगे? इम्प्यूरिटी उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एनोड मड कहेंगे। एनोड मड कहेंगे। यानी क्या हुआ बाबू, फिर से बताते हैं, फिर से समझिए इसको, थोड़ा सा समझना। फिर इसके बाद हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस एक चैप्टर ही है, चैप्टर 3 हम लोग बात करेंगे। उसमें हम लोग बोलेंगे कैसे मेटल का प्यूरिफाई करते हैं, तो कॉपर का करेंगे, Ag का करेंगे, जेरेनियम का करेंगे, Ni का करेंगे। इसमें करते क्या है इस मेथड में, तो जिसका प्यूरिफाई करना है उसका इम्प्योर मेटल को एनोड बना देंगे। सर एनोड के थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे बाबू। तो बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से जिसको जोड़ेंगे उसको एनोड बोलेंगे। यानी पॉजिटिव वाला से इम्प्योर मेटल को जोड़ना है,
और नेगेटिव वाला से कैथोड को जोड़ना है। क्लियर समझ में आया बाबू? और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है वो ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करके Cu+2 चाहे जो मेटल प्लस आयन के रूप में सोल्यूशन में चलाएगा और इस सोल्यूशन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर के रूप में क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, यानी जो मेटल के रूप में जमा होता जाएगा। ये धीरे धीरे गलेगा, ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। हमारा वो हमको 2 रुपया दिया, अब वो 3 लोग हैं, ये 2 रुपये गिराया और हम 2 रुपया उठा लिए तो जमीन पे थोड़ी पैसा रहा। वही चीज से ये दिया और इसको हम ये उठा लिया तो यहाँ पे थोड़ी सोल्यूशन में कॉपर तो रहेगा नहीं, कॉपर कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसका सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं होगा। बाबू कैथोड मोटा होता जाएगा, एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा और जो इम्पुल्स है यही रह जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एनोड मड। तो देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है। Copper Ag NiR purified by this method। एनोड इम्प्योर मेटल लेंगे, कैथोड प्योर मेटल लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का 60 लेंगे। जब करंट पास करेंगे तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके आयन के रूप में सोल्यूशन में चलाएगा और फिर इसके बाद कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। वो सोल्यूशन का आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर के रूप में जमा करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर आयन और ये इलेक्ट्रॉन ले करके कहाँ, कॉपर में। कॉपर एनोड प्योर मेटल होता जाएगा, मोटाते जाएगा, प्योर मेटल होता जाएगा और एनोड क्या होता जाएगा, गलता जाएगा, जो इम्प्योरिटीज है यहाँ नीचे हो जाएगा। हाँ, ये इसको हम लोग एनोड मड कहेंगे, जो इम्प्योरिटीज रहेगा एनोड के पास उसे एनोड मड कहेंगे। तो आपको हम समझ गए होंगे, आप इसे नोट करिए। देखो अगला है जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, मतलब आंशिक इसको क्रिस्टल बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे, आंशिक क्रिस्टलाइजेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करना है कि इसमें प्रिंसिपल क्या है। कई बार तो जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल पूछा हुआ है कि जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, लिखिए। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए अब इसमें मेटल भी होगा, इम्पुरिटीज भी होगा। तो कहता है कि हम दोनों को अगर मेल्ट कर दें तो दोनों मेल्ट हो जाएगा, मेटल भी और इम्पुरिटीज भी, दोनों क्या होगा, मेल्ट होगा। लेकिन दोनों मेल्ट होने के बावजूद अगर हम दोनों को ठंडा करेंगे तो केवल मेटल सॉलिड बनेगा, लेकिन जो इम्पुरिटीज है वो लिक्विड में ही रह जाएगा। समझे? क्या समझे? हम दोनों को गला दिए दोनों को। अब गलाने के बाद अगर हम ठंडा करेंगे तो केवल मेटल ठंडा होगा, मेटल सॉलिड बनेगा और इम्पुरिटीज सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। समझ में आया बाबू? तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पुरिटीज आर मोर सोल्यूबल। इसका मतलब इम्पुरिटीज क्या है, ज्यादा सोल्यूबल है, तभी ना बाबू सोल्यूशन में ही रह जाता है और मेटल सॉलिड बन के बाहर निकल जाता है। तो इम्पुरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल में क्या होगा, ज्यादा सोल्यूबल होगा देन द सॉलिड मेटल की तुलना में मोल्टेन मेटल की तुलना में ज्यादा सोल्यूबल होगा। अब हमको क्या करना है इसमें, देखिए इसका हम ऐसे ही बोल दें व्हेन एन इम्प्योर मेटल इन द मोल्टेन स्टेट इज अलाउड। इम्प्योर मेटल जब वो मोल्टेन स्टेट में होता है और उसको ठंडा किया जाता है, अलाउड टू कूल, और उसको ठंडा करते हैं। ओनली मेटल क्रिस्टलाइजेस, केवल मेटल सॉलिड बने क्रिस्टलाइज करेंगे, व्हाइल द इम्पुरिटीज रिमेन प्रेजेंट इन द मोल्टेन मास, यानी कि मोल्टेन मास के रूप में ही इम्पुरिटीज रह जाएगा। बस वही चीज बोले कि इम्पुरिटीज मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन देन द सॉलिड मेटल, यानी सॉलिड मेटल की तुलना में क्या होगा, सॉलिड मेटल की तुलना में क्या होगा कि मोल्टेन मेटल में सोल्यूबल होगा ज्यादा, कौन, इम्पुरिटीज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल का रॉड बनाएंगे, मेटल इज कन्वर्टेड इनटू बार, रॉड बनाएंगे, बार और रॉड भी बोल सकते हो। अब इसको एक छोर उसको गर्म करेंगे। अब ये मूवेबल हीटर से गर्म करेंगे, यानी कि देखिए इट इज हीटेड एट वन एंड विथ सर्कुलर हीटर, ये मूव करने वाला होता है। हम जब मूव कर यहाँ पे गर्म करेंगे
तो क्या होगा, ये वाला मेल्ट कर जाएगा। अब ये मेल्ट करेगा तो ये दोनों मेल्ट कर जाएगा, इम्पीडेंस भी मेल्ट करेगा और मेटल भी मेल्ट करेगा। अब हम इस हीटर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ कर दे। अब जब यहाँ करेंगे तो यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगा। अब ये इधर तो ठंडा होने लगेगा, यहाँ ठंडा होने लगेगा, क्योंकि अब हीटर यहाँ आ गया, हीटर यहाँ से यहाँ आ गया, तो हीटर अब यहाँ पे मेल्ट करेगा और मेल्ट करने के चलते यहाँ पे ठंडा होने लगेगा। तो ठंडा हो तो केवल मेटल ठंडा होगा, मेटल सॉलिड बनेगा और जो इम्पीडेंस है वो आगे चलाएगा। फिर अब हम यहाँ पे इम्पीडेंस आ गया और ये तो सॉलिड बन गया, देखिए जैसे ये सॉलिड बना हुआ। फिर इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएं, यहाँ पे मेटल क्या होगा, मेटल फिर मेल्ट कर जाएगा और मेटल मेल्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल यहाँ पे मेल्ट कर गया। अब जैसे इधर पे ठंडा होने लगेगा, जब यहाँ ठंडा होने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ ठंडा होगा तो यहाँ पे केवल मेटल ठंडा होगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा रे बाबू, वो लिक्विड में ही रहेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसी तरह से हमारे लास्ट में इसको हटा देंगे और प्योर मेटल मिल जाएगा। यानी कि जब हम इसको आगे करेंगे तो केवल जब ठंडा होगा तो केवल मेटल ठंडा होगा और जो इम्पीडेंस है लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। इसी चीज को दिस पोर्शन गेट मेड, पहले आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने क्या क्या बोला कि एक रड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको सर्कुलर हीटर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे गर्म करें तो ये पार्ट क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ये पार्ट जैसे मेल्ट करेगा, मेल्ट हो गया तो इसमें दोनों मेल्ट कर गया, इम्पीडेंस भी मेल्ट कर गया और मेटल भी मेल्ट कर गया। अब हम जैसे ही इस हीटर को आगे की ओर बढ़ाए, यहां से यहां मूव किए, तो ये पार्ट मेल्ट करेगा और ये सॉलिड होने लगा। कूलिंग तो होगा बाबू यहाँ पे, अब ये पार्ट तो गर्म होगा, अब ये पार्ट तो कूल होगा। अब जैसे ही ये पार्ट कूल होगा तो अब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन में लेगा, सॉलिड बनेगा। और जब सॉलिड बनेगा लेकिन इम्पीडेंस जो है अभी भी मोल्टेन स्टेट में ही रहेगा, मोल्टेन लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, और जबकि मेटल का सॉलिडिफिकेशन होने लगेगा। तो यहां से जैसे यहां पे गया तो ये पार्ट सॉलिड होने लगा और ये प्योर मेटल हो जाएगा और यहाँ पे इम्पीडेंस यहाँ फ्लो करके बाहर निकल जाएगा। फिर यहां पे हम इसको जैसे ही बढ़ाए तो ये पार्ट सॉलिड होने लगा और ये पार्ट मेल्ट कर गया, इम्पीडेंस यहां से बढ़ता चला जाएगा। तो वही सेम चीज है, एज द हीटर मूविंग अवे, ले जाएंगे दूर ले जाएंगे, कूलिंग आकर यहाँ पे कूलिंग होने लगेगा, विच काउज सॉलिडिफिकेशन, जिसके चलते यहाँ पे ठोस बनेगा। द इम्पीडेंस रिमेन इन द मोल्टेन जोन, यहाँ पे चला जाएगा, वो पिघला हुआ रहता है। यहाँ पे मेन प्रिंसिपल क्या है कि इम्पीडेंस मोल्टेन अवस्था में रहेगा नहीं, उसका सोलिडिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इम्पीडेंस का सोलिडिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, किससे, सॉलिड मेटल की तुलना में। यानी कि इम्पीडेंस सोलुबल बढ़ जाएगा और मेटल सॉलिड हो जाएगा। अब देखिए, रिमेन प्रेजेंट इन द मोल्टेन जोन। अच्छे, अब इस प्रोसेस को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इस प्रोसेस को हम बार बार बढ़ाते रहेंगे और बढ़ाते हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। अब इसी के द्वारा किसका हम प्यूरिफाई करते हैं, तो जर्मेनियम एंड गैलियम का। जर्मेनियम और गैलियम का प्यूरिफाई करते हैं क्योंकि ये बहुत ही प्योर होना चाहिए, तभी इसका यूज सेमीकंडक्टर में करते हैं। यानी कि अगर हम जाने कि जर्मेनियम और गैलियम का यूज सेमीकंडक्टर में किया जाता है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, तो सेमीकंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है जर्मेनियम का। ये बहुत ही प्योर होना चाहिए, इसीलिए इसका इन दोनों का प्यूरिफिकेशन इस मेथड से किया जाता है। यानी कि बाय दिस मेथड प्योर मेटल इज ऑब्टेन्ड। हम तो समझते हैं कि बात आप समझ गए होंगे, अब आप इसे नोट करो। देखो बाबू, अब हम लोग अगला किया जाए वेपर फेज रिफाइनिंग। अगला क्या किया जाए, वेपर फेज रिफाइनिंग। यानी वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए, वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या है कि इसमें इम्प्योर मेटल होगा, इम्प्योरिटीज तो होगा। देखिए, ये तो बहुत आसान है, आपको एक बार में आप समझ जाइएगा। इम्प्योर मेटल है,
आप उसको सुटेबल मेथड द्वारा कन्वर्ट करना है वोलेटाइल कंपाउंड में। इम्प्यूरिटीज जस्ट यहीं का यहीं रह जाएगा, केवल मेटल वोलेटाइल कंपाउंड बदल जाएगा। यानी कि इम्प्यूरिटीज को छोड़ करके मेटल किसमें बदल जाता है, वोलेटाइल कंपाउंड में। अब जब ये वोलेटाइल कंपाउंड में बदला, अब इसको हायर टेम्परेचर पे गर्म कर दो। ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के चलते जैसे हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे, ये मेटल टूट जाएगा और प्योर मेटल हमारा मिल जाएगा। यानी इस मेथड में हमको क्या करना है, इस मेथड में देते हैं कि मेटल को वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज करना है और मेटल को वोलेटाइल कंपाउंड को हीट करेंगे तो प्योर मेटल मिलेगा। तो इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है। हम लोग इसमें दो प्रोसेस है, एक मॉन्स प्रोसेस है, एक वॉन ऑर्डर प्रोसेस है, दोनों को हम बात कर लेते हैं। इसमें करना क्या है, पहले इम्प्योर मेटल है तो मेटल को कन्वर्ट करना वोलेटाइल कंपाउंड में, और स्टेप 2 में क्या करना है कि वोलेटाइल कंपाउंड जो अनस्टेबल होता है इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो प्योर मेटल दे देगा। तो आप इसे नोट करो, तो हम लोग दो मेथड करते हैं। देखो बच्चों, वेपर फेज रिफाइनिंग में हमने क्या बोला था, हमने बोला था क्या कि आगे जो इम्प्योर मेटल है उसको वोलेटाइल कंपाउंड में बनाना है। जब वोलेटाइल कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल है तो वो वेपर बन के उड़ेगा, उसको फिर हायर टेम्परेचर पे हीट करने से वो टूट जाता है और प्योर मेटल देता है। देखिए, वेपर फेज रिफाइनिंग के हमारे पास दो मेथड है, मोन्स प्रोसेस और मोन्स प्रोसेस। ये बहुत ही वीवीआई है। ये वीवीआई इसमें ये पूछ देता है कि बताइए कि निकेल का प्यूरिफिकेशन किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो निकेल का प्यूरिफिकेशन मोन्स प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। दूसरी एक बात और कि मोन्स प्रोसेस के द्वारा किस मेटल का प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ऐसा 4-5 ऑप्शन दे देगा। तो किसका, निकेल का। इस बात में रखिएगा बाबू आप लोग ध्यान। अब जो निकेल इम्प्योर है इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे 50 से 80 डिग्री सी पे। तो देखिए हीट करेंगे तो क्या होगा, इम्प्योरिटी नहीं रिएक्शन करेगा, केवल निकेल रिएक्शन करेगा। और निकेल रिएक्शन करके NiCO का होल 4 ये वोलेटाइल कंपाउंड है, वेपर बन के उड़ जाएगा, इम्प्योरिटी से हीट रह जाएगा। यानी कि ये निकेल रह जाता है, निकेल रिएक्ट्स विद CO, why impurities do not react, इम्प्योरिटी रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी रिएक्ट करता है तो निकेल आप वोलेटाइल होकर भाप बन गया। अब इसको 180 से 200 डिग्री सी पे जब फर्दर गर्म करते हैं तो निकेल प्राप्त हो जाता है और CO गैस के निकल जाता है और ये निकेल हमारा प्योर होता है। तो देखिए Ni reacts with reagent CO with while impurity do not react, impurity रिएक्शन नहीं करता है। For NiCO का होल 4 वोलेटाइल कंपाउंड है ये, which is further heated to decompose pure metal, जिसको हीट करने पे डिकम्पोज। पिछला एक क्लिप में भी यही सेम चीज था, एकदम एग्जैक्ट है। देखिए वन ऑर्डर प्रोसेस में क्या करना है, यूज टू प्यूरिफाई टिटेनियम का प्यूरिफाई करेंगे। बस टिटेनियम को क्या करेंगे, आयोडीन के साथ 500 केल्विन पे हीट करेंगे तो TiI4 वोलेटाइल कंपाउंड बनेगा, वोलेटाइल कंपाउंड बना। अब ये जब वोलेटाइल कंपाउंड बन गया, अब इस कंपाउंड को क्या करेंगे, फर्दर हीट करेंगे 1700 केल्विन तो Ti प्योर और प्लस आयोडीन हो जाएगा। बस सेम चीज है, अब कुछ करना नहीं है। ठीक उसी तरह से जर्मेनियम का भी प्यूरिफिकेशन वॉन ऑर्टन प्रोसेस से किया जा सकता है, जिसमें क्या करेंगे, जर्मेनियम को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जर्मेनियम को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZrI4 बनेगा। अब ये ZrI4 क्या होगा, इसको फर्दर 1800 डिग्री सी पे गर्म करेंगे तो हमारा प्योर Zr प्राप्त होगा। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लो। अब अगला देखिए क्रॉल प्रोसेस। ये क्रॉल प्रोसेस क्या है, इसको थोड़ा सा समझा जाए। देखिए जब हमारा TiCl4
हाईली प्यूरिफाइड हो, हाईली प्यूरिफाइड TiCl4 हो। अगर हमको अब प्योर टी आई लाना, प्योर टिटेनियम लाना, क्या करेंगे? कुछ नहीं, Mg हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, Mg के साथ उसको रिड्यूस कर देंगे। अगर प्यूरिफाइड TiCl4 को Mg के साथ रिड्यूस करके प्योर Ti प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस मेथड को बोलते हैं क्रोल प्रोसेस। क्रोल प्रोसेस समझ में आया आपको क्या है? तो क्रोल प्रोसेस क्या है कि टिटेनियम ऑब्टेन किया जाता है बाय हाईली प्यूरिफाइड TiCl4 बाय द रिडक्शन ऑफ Mg इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आउटटेस्ट का क्वेश्चन नंबर 13 है ये कि आप बताइए कि आप तो बेयर प्रोसेस पढ़े हैं हम लोग। बेयर प्रोसेस में एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन है। जब आयरन ऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड अगर इम्प्यूरिटीज के रूप में हो तो उसमें लीचिंग प्रोसेस के द्वारा हम उसको प्यूरिफाइड करते हैं। उस लीचिंग प्रोसेस का नाम है बेयर प्रोसेस। लेकिन अगर बोला जाए कि अगर सिलिका इम्प्यूरिटीज के रूप में केवल सिलिका रहे तो किस प्रोसेस के द्वारा हम उसको प्यूरिफाई करेंगे? अगर बॉक्साइड में सिलिका हो तो हम बोलेंगे बॉक्साइड में अगर सिलिका हो तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास है सरपेट प्रोसेस। अगर बॉक्साइड में सिलिका हो तो किस प्रोसेस के द्वारा हम उसको प्यूरिफाई करेंगे? तो सरपेट प्रोसेस। सरपेट प्रोसेस में करते क्या है कि बाबू इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर पे गर्म करते हैं। यानी कि बॉक्साइड को, इम्प्योर बॉक्साइड को कार्बन के साथ, कोक के साथ और इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन में उसको गर्म करते हैं। तो नाइट्रोजन में गर्म करेंगे तो क्या होगा? जो सिलिका है वो सिलिकॉन में कन्वर्ट कर जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। सी उसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, CO ले लेगा। और ये चूंकि दोनों वोलेटाइल है, सिलिका भी वोलेटाइल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी वोलेटाइल है, तो दोनों बाहर निकल जाएगा। यानी सिलिका जो इम्प्यूरिटीज है वो खेला खत्म। सिलिका का जो काम था वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर पे हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो एल्यूमिना जो था वो कार्बन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अल्युमिनियम नाइट्राइड बना देगा। अल्युमिनियम नाइट्राइड और CO बन जाएगा, वो अल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। उस नाइट्राइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा PPT मिलेगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT मिलेगा। अब उस PPT को हम छान लेंगे, सुखा लेंगे और जैसे गर्म करेंगे तो वो प्योर एल्यूमिना मिलेगा। यानी कि हम लोग क्या करेंगे? सरफेट प्रोसेस, जब सिलिका हो तो सरफेट प्रोसेस का यूज करेंगे। सरफेट प्रोसेस में क्या करते हैं कि इम्प्योर बॉक्साइड को कार्बन के साथ नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है कि सिलिका कार्बन के साथ, कोक के साथ सिलिकॉन में रिड्यूस हो जाता है और सिलिकॉन वोलेटाइल है इसलिए बाहर निकल जाता है। जो एल्यूमिना था नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अल्युमिनियम नाइट्राइड बना देता है। उस अल्युमिनियम नाइट्राइड को हम जल के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्युमिनियम का PPT मिल जाएगा, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का PPT मिलेगा। और उस PPT का जो हम PPT में अवक्षेप होता है, फटना में से दूध फटता है उसी तरह से फट जाएगा। उसको हम छान लेंगे, छान के उसके बाद सुखा के जब हीट करेंगे तो हीट जैसे करेंगे तो प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा हमारा एल्यूमिना। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सरफेट प्रोसेस। देखिए हम जितना अच्छी बात किए हैं उसको हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड कंटेनिंग सिलिका एज मेन इम्प्यूरिटी is done by सरफेट प्रोसेस। यानी सरफेट प्रोसेस के द्वारा जब सिलिका में इम्प्यूरिटीज रहेगा तो उसको प्यूरिफाई करेंगे सरफेट प्रोसेस से। The powdered ore is mixed with coke, हमने कोक के साथ मिलाया है, and heated to about 273 केल्विन in an atmosphere of नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर पे गर्म करेंगे तो जिससे क्या होगा? सिलिका कन्वर्टेड इनटू सिलिकॉन, सिलिकॉन वोलेटाइल होने से खत्म हो जाएगा। सिलिका इज रिड्यूस्ड टू सिलिकॉन व्हिच इज वोलेटाइल एंड एस्केप आउट, वो वोलेटाइल है और बाहर निकल जाएगा। Alumina is converted into aluminum nitride, alumina aluminum nitride में convert हो जाएगा। It is hydrolyzed upon heating with water, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ give PPT of Al2O3 का PPT मिलेगा। इस PPT को
इस पीपीटी को हीट करेंगे फ्रॉम पीपीटी Al2 इज रिकवर्ड अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इस पीपीटी से हम गर्म करके Al2 निकाल लेंगे, यानी कि जो हमने लिखा है लिक्विड के रूप में उसको हम यहाँ पे रिएक्शन के रूप में कर दिए हैं। आप इसे थोड़ा सा ध्यान दें। क्या क्या किए जल्दी बताओ आप, क्या क्या किए, क्या क्या किए? तो हमने प्योर एल्यूमिना, प्योर सिलिका जब इम्पुरिटीज के रूप में हो तो सिलिका जब इम्पुरिटीज के रूप में प्योर मतलब मेन इम्पुरिटीज के रूप में तो सल्फेट प्रोसेस के द्वारा करेंगे। उसको कोक के साथ नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे, नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में गर्म करेंगे कोक के साथ, जिससे क्या होगा सिलिका रिड्यूस हो जाएगा, किसमें सिलिकॉन में वोलेटाइल है इसमें बाहर निकल जाएगा, और एल्यूमिना जो है नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अल्युमिनियम नाइट्राइड बना देगा। और नाइट्राइड को हम लोग क्या करेंगे, अगर हाइड्राइज करेंगे तो पीपीटी प्राप्त होगा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। उस पीपीटी को छानेंगे और गर्म करेंगे तो हमको प्योर एल्यूमिना फिर से प्राप्त हो जाएगा। हम समझते हैं कि बाबू आप लोग इसको पूरी तरह से समझ गए होंगे। ये चैप्टर का हमने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की कोशिश किया है। आप इसे ढंग से पढ़िए, पूरा एक चैप्टर को पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए नहीं, और हम लोग अब अगला लेक्चर अगले टॉपिक है अगले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।